नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। उत्तराखंड में भाजपा की धामी सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन इस 100 दिन के कार्यकाल का पूरे होने पर जो भाजपा कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी, वो अभी भी उम्मीद अधूरी ही नजर आ रही है। भाजपा सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पर भाजपा कार्यकर्ताओं और विधायकों को उम्मीद थी कि सरकार के द्वारा दायित्व का बंटवारा किया जाएगा, जो पार्टी कार्यकर्ताओं को इनाम के रूप में देने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दायित्वों को लेकर पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि अभी भी पार्टी के सभी सीनियर मोस्ट नेता राष्ट्रीय कार्य समिति में गए हुए हैं। जैसे ही वहां से लौट कर आएंगे, शीर्ष नेतृत्व जो है वहां से लौट कर आएगा, तो पार्टी कार्यकर्ताओं को उनकी उम्मीदों पर भरोसे के अनुरूप दायित्व देने का काम भी किया जाएगा। ये बेसिकली जो प्रक्रियाएं हैं, अभी तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हमारी बैठक हो रही है। हमारे सभी सीनियर लीडर्स राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में गए हैं और 100 दिन के सरकार के जो सफलतम थे वो भी मंडल स्तर पर मनाए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जो भी चीज़ें होनी हैं, चाहे दायित्वों का विषय है, मंत्री पद का विषय है, ये सभी होने ही होने हैं। अब इसके लिए जो समय निर्धारित होना है, उसके समय की जो का विषय है, उसको प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व बैठ के तय करेंगे। निश्चित तौर पर जो कार्यकर्ता आशान्वित हैं, जिन कार्यकर्ताओं का हक बनता है, वो पार्टी सबको हक भी देगी और उनके आशाओं की पूर्ति भी करेगी। वहीं उत्तराखंड में वृक्षों को काटने के लिए आम लोगों को अब वन विभाग के चक्कर नहीं काटने होंगे। जी हां, वृक्ष संरक्षण नीति के संशोधन के जरिए वन विभाग आम लोगों को बड़ी राहत देने वाला है। दरअसल प्रदेश में हरेला पर्व पर वृक्षारोपण को लेकर वन विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। इस साल वन विभाग ने राज्य में 15 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य तय किया है। पहली बार वन विभाग कुल वृक्षारोपण में से 50% फलदार पेड़ लगाने का फैसला कर चुका है। इस दौरान वन विभाग सभी विभागों को वृक्षारोपण के कार्यक्रम से जोड़ेगा और तकनीकी मदद भी देगा, जिसमें स्कूली बच्चों और तमाम संस्थानों को भी वृक्षारोपण से जोड़ा जा सके। वन विभाग की इस बैठक के दौरान सबसे महत्वपूर्ण निर्णय वृक्ष संरक्षण एक्ट के संशोधन का फैसला लिया गया। इसके तहत अब एक समिति बनाकर वृक्ष संरक्षण एक्ट में संशोधन की कोशिशें की जाएगी, यानी कि अपने निजी क्षेत्र में वृक्षारोपण करने वाले लोगों को इन वृक्षों को काटने का अधिकार होगा और उन्हें किसी भी वन कार्यालय के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। ऐसे लोगों को पेड़ काटने का अधिकार दिया जाएगा। से आम आदमी फॉरेस्ट फ्रेंडली बने, हम लोग सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। जो ट्री प्रोटेक्शन एक्ट है, उसको व्यवहारिकता की दृष्टि से और चेक एंड बैलेंस को देखते हुए उस पर भी हम लोग एक व्यापक संशोधन करेंगे, ताकि आम आदमी को पेड़ों के लगाने के प्रति उसकी अभिरुचि बढ़े। और इसमें पूरे जनपद, हर जिले में एक कार्यक्रम करने का निर्णय लिया गया। तो उत्तराखंड में वृक्षों को काटने के लिए आम लोगों को अब वन विभाग के चक्कर नहीं काटने होंगे। वृक्ष संरक्षण नीति में संशोधन के जरिए वन विभाग आम लोगों को बड़ी राहत देने वाला है। प्रदेश में हरेला पर्व पर वृक्षारोपण को लेकर वन विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। इस साल वन विभाग ने राज्य में 15 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य भी रखा हुआ है। पहली बार वन विभाग कुल वृक्षारोपण में से 50% फलदार पेड़ लगाने के लिए फैसला कर चुका है। तो सभी विभागों को वृक्षारोपण के कार्यक्रम से भी जोड़ा जाएगा और तकनीकी मदद भी दी जाएगी, यानी कि पेड़ भी लगेंगे और तकनीक का यूज भी किया जाएगा, जिसमें स्कूली बच्चों और तमाम संस्थानों को भी वृक्षारोपण से जोड़ा जाएगा। तो वन विभाग की तरफ से जो है ये पहल की गई है। वन विभाग की इस बैठक के दौरान सबसे महत्वपूर्ण निर्णय वृक्ष संरक्षण एक्ट में संशोधन के फैसले पर लिया गया है। इसके तहत अब एक समिति बनाकर वृक्ष संरक्षण एक्ट में संशोधन की कोशिश की जाएगी, यानी कि अपने निजी क्षेत्र में वृक्षारोपण करने वाले लोगों को इन वृक्षों को काटने का अधिकार दिया जाएगा। यानी कि आप अगर पेड़ भी काटते हैं तो उसके लिए आपको वन विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण हो, इसके लिए ये पहल की गई है।
वहीं रामनगर में एक निजी स्कूल की बस के अचानक ब्रेक फेल होने के बाद बस में सवार बच्चों के जहां एक और होश उड़ गए तो वहीं आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बस के नीचे पत्थर और ईंटें फेंकने शुरू कर दिए, तब जाकर कहीं बस रुकी। आपको बता दें कि काशीपुर क्षेत्र के कुंडेश्वरी इलाके में स्थित समर स्टडी हॉल स्कूल की बस में कुछ बच्चे पीरूमदारा से अपने घर की ओर आ रहे थे। वहीं बताया गया कि इस बस के अचानक से फायर स्टेशन से कुछ ही दूरी पर ब्रेक फेल हो गए, जिसकी भनक लगने पर बस के चालक ने शोर मचाते हुए लोगों से बचने को कहा। सभी इसी बीच वहां मौजूद थे। कुछ जागरूक लोगों ने अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए और बस में बच्चों की चीख पुकार सुनकर बस के नीचे पत्थर और ईंटों के टुकड़े फेंकने शुरू कर दिए, जिसके बाद कुछ ही दूरी पर ये बस रुक गई। बस रुकने के बाद बस में मौजूद बच्चों ने राहत की सांस ली। जानकारी मिली है, मैंने स्टाफ को अपने भेजा था वहाँ पर, तो उसमें ये पता चला है कि गाड़ी काशीपुर की गाड़ी थी और बच्चों को लेकर 10-11 बच्चे थे इसमें आए थे यहाँ पर, और बहुत धीरे धीरे चल रही थी, तो शायद उसके ब्रेक नहीं लगे। लोगों ने पत्थर लगा के उसको रोका है। अब उसको जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, और अगर कोई भी लापरवाही हमें पता चलेगी कि स्कूल प्रबंधन की तरफ से की गई है तो हम स्कूल प्रबंधन के इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो रामनगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अचानक से बस के ब्रेक फेल हो गए। स्कूल की ये बस थी जिसके अंदर बच्चे थे, और उसके बाद ब्रेक फेल होने के बाद ही चीख पुकार शुरू हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोग भी एकदम से जागरूक हो गए, सतर्क हो गए, और उसके बाद जागरूकता का परिचय देते हुए उन्होंने ईंट पत्थर फेंकने शुरू किए बस के नीचे, और फिर कुछ ही दूरी पर बस को रोक लिया गया। तो रामनगर की एक घटना है जहां पर स्कूल से बस आ रही थी और जो है बच्चों को घर छोड़ने जा रही थी, और अचानक से उसके ब्रेक फेल हो गए। ब्रेक फेल होने के बाद चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोगों ने जागरूकता का परिचय दिया और ईंट पत्थर फेंककर बस के टायरों के नीचे ईंट पत्थर फेंके गए, जिसके बाद बस को रोक लिया गया और बड़ी घटना होने से बचाया गया। काफी बड़ी ये घटना थी, लेकिन लोगों की सूझबूझ से इस घटना को होने से बचा लिया गया। काफी मासूम जिंदगियों को बचाया गया है आज। तो ज्यादा जानकारी के लिए रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, काफी बड़ी घटना होने वाली थी। जी, मैं आपको बताऊं कि एक निजी स्कूल की बस थी जिसके अचानक ब्रेक फेल होने से जो है बस में सवार बच्चों में भी हड़कंप मच गया। तो वहीं एक सूझबूझ का परिचय देते हुए जो चालक था बस का, उसने जो है हल्ला मचाया कि ब्रेक फेल हो चुके हैं गाड़ी के। तो वहां पे आसपास जो लोग मौजूद थे उन्होंने टायर के नीचे पत्थर डाल के इस बस को रोका है। अभिभावकों का क्या कुछ कहना है इस पर, क्योंकि काफी मासूम बच्चे इसके अंदर सवार थे। अभिभावकों का क्या कुछ कहना है? जी, इस मामले में जो है अभिभावकों का ये कहना है कि इसमें जो है स्कूल प्रबंधन से बात करेंगे, इस तरीके की लापरवाही जो है भविष्य में ना हो, और जो है बसों की हालात जो है वो सही हो। जी, जिन लोगों ने अपनी सूझबूझ दिखाई है, क्या उनको लेकर कुछ पहल की गई है, कुछ इनाम वगैरह, क्योंकि बहुत बड़ी घटना हो जाती? जी, मैं आपको बताऊं कि जिन्होंने जो है सूझबूझ दिखाई है उसको लेके कोई बड़ी पहल भी तो नहीं हुई है, लेकिन जो है लोग जो है उनकी सराहना कर रहे हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी घटना को होने से रोका है। जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं, क्योंकि काफी लापरवाही देखी गई है, क्योंकि पहले अगर बस जो है जाने से पहले भी चेक की जाती है कि कहीं कोई ऐसा जो है मसला ना हो जाए, लेकिन उसी बीच इस तरह की लापरवाही देखने के लिए मिली है। बस चालक पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है इसको लेकर? जी, मैं आपको बताऊं कि इस मामले में जो है आरटीओ जो है संदीप वर्मा, उन्होंने कहा कि इस मामले में पूरी जांच की जाएगी, और अगर लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ बड़े सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर जब से सूबे में मॉनसून ने दस्तक दी है तब से लेकर अभी तक लगातार बारिश जारी है, जिससे नदी नाले उफान पर है। साथ ही मलबा और बोल्डर गिरने से सड़कें भी बाधित हो गई हैं।
तो वहीं मौसम विभाग ने 8 जुलाई तक कई जिलों में भारी बारिश की आशंका भी जताई है। तो इसी के साथ ही देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत में भारी बारिश की आशंका जताते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तो मॉनसून ने दस्तक दे दी है। लगातार हर जिले में बारिश शुरू हो गई है। वहीं पर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। लोगों को सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। वहीं नदी नाले भी उफान पर आ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, मौसम विभाग के अलर्ट के बाद भी ये सब व्यवस्थाएं देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है सड़कें भी बाधित हो गई हैं। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में मानसून की दस्तक शुरू हो चुकी है। दस्तक के साथ में ही जो सरकार के दावे थे उन सभी दावों की पोल भी खुलनी शुरू हो चुकी है। जिस प्रकार से नदियां उफान पर हैं, नाले गदरे उफान पर हैं और सड़कें बारी बारिश और भूस्खलन के चलते बंद हो रही है। इसके अलावा जो जनजीवन है वो पटरी से उतरा हुआ नजर आ रहा है। तो उसको देखते ही कहा जा सकता है कि जो मानसून के सीजन के लिए जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो तैयारियां यहाँ पर नाकाफी दिख रही है। सरकार ने दावे बहुत सारे यहाँ पे किए थे, लेकिन वो दावे यहाँ पर सब हवाई साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। जनता को जो लाभ इस समय मिलना चाहिए था, जो राहत इस समय मिलनी चाहिए थी मानसून सीजन में, वो सब चीजें यहाँ पर देखने को नहीं मिल पा रही है। और समूचा उत्तराखंड इस समय कह सकते हैं कि इस आसमान से बरसने वाली जो आफत है उस आफत से परेशान नजर आ रहा है। लगातार मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट यहाँ पर जारी किए जा रहे हैं। जनता परेशान है कि कब कौन सी नदी यहाँ पर अपना रौद्र रूप धारण कर ले और पहाड़ों से जो जनजीवन है उस जनजीवन को अस्त व्यस्त यहाँ पर कर दे। जनता इसी आशय में ये कह सकते हैं कि भयभीत नजर आ रही है। लेकिन इसके अलावा दूसरी तरफ अगर सरकार के दावों की बात करते तो सरकार अभी भी मानसून सीजन में सभी आपदाओं से निपटने के अपने दावे यहाँ पर कर रही है। उनका कहना है कि पूरी तरीके से चाहे SDRF हो, NDRF हो, स्थानीय पुलिस हो, जिला प्रशासन हो, सभी सतर्कता बरतते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही कोई भी बारिश का अलर्ट यहाँ पर आता है, जिस क्षेत्र के लिए आता है वहाँ पर टीमों को तैनात वहाँ पर किया जाता है। रेस्पॉन्स टाइम कम हो सके, लोगों को जल्द से जल्द राहत यहाँ पर मिल सके, उस दिशा में सरकार यहाँ पर काम कर रही है। लेकिन ये हर बार की तस्वीर अब है, इसको लेकर CM धावी ने एक बैठक भी की थी। सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए थे कि पहले से ही अलर्ट हो जाए। पुलिस को कहा गया था कि आप भी सतर्क हो जाए और सभी जगह पे आप तैनात रहे, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी के स्तर पर अगर इन सब चीज़ों की देखी जाए तो लगातार वो मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। लेकिन जिन जिम्मेदार कंधों के ऊपर ये जिम्मेदारियां होती है, जिन जिम्मेदार अधिकारियों को उस काम के लिए लगाया जाता है, जिनको निर्देश दिए जाते हैं, वो उन कार्यों को करते हुए नजर नहीं आ पा रहे हैं। लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जा रहे हैं, लेकिन मानसून सीजन में जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो तैयारियां धरातल पर नहीं दिख पा रही है। आप उत्तराखंड का हाल ये लगा कि हर साल आपदा के चलते करोड़ों का नुकसान राज्य सरकार को यहाँ पर उठाना पड़ता है। जान और माल दोनों का नुकसान उत्तराखंड वासियों को यहाँ पर उठाना पड़ता है। लेकिन ये कहा जाए कि हर बार सरकार उनसे निपटने के दावे बहुत सारे करती है, करोड़ों का बजट यहाँ पर खर्च किया जाता है, लेकिन जो अस्थायी सॉल्यूशन यहाँ पर निकलने चाहिए थे वो यहाँ पर नहीं निकल पाता है। जो तैयारियां यहाँ पर दिखनी चाहिए थी वो तैयारियां यहाँ पर नहीं दिख पाती और यही वह वजह है, यही वो खामियां हैं जिसके चलते जनता परेशान होती है, सरकार को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जी, जिस तरह से क्योंकि अधिकारियों से जो है उन्हें ये कहा गया था कि आप सतर्क रहिए, आप इसको लेकर पहले से इसकी व्यवस्था बनाए रखिए, लेकिन उस तरह से व्यवस्थित नहीं हो पाता क्योंकि पहाड़ी इलाका है। उत्तराखंड में लगातार लैंडस्लाइड्स भी देखी जाती है, भारी बारिश भी देखी जाती है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, लेकिन बावजूद इसके भी लापरवाही बनी हुई है।
जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि पहाड़ों पे तो ये आम बात है कि कब कौन सा लैंडस्लाइड वहाँ पर हो जाए, कौन सी नदी अपना रौद्र रूप धारण कर ले, ये कहना अभी ये कह सकता है कि जल्दबाजी होता है कि पहले से उन सब चीज़ों को लेकर तैयारियां वहाँ पर है। लेकिन जिस प्रकार से भूस्खलन वाली जगहों को पहले से चिन्हित कर लेना चाहिए था, वहाँ पर सालों पहले यह कह सकते हैं कि अस्थायी ट्रीटमेंट वहाँ पर शुरू हो जाना चाहिए था। आप ये कह सकते हैं कि चमोली में नारायणबरगढ़, सिरोड़बरगढ़ ऐसी कई और घाटियाँ हैं जहाँ पर भूस्खलन के चलते हमेशा आम जनजीवन प्रभावित वहाँ पर नजर आता है, यात्रा प्रभावित हो जाती है, जो यातायात जो वहाँ के जो दूसरे जो मार्ग हैं वो वहाँ पर बंद हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। तो वहाँ पर अस्थायी एक ट्रीटमेंट निकालना चाहिए था। उसको लेकर हर बार सरकारी तरफ से दावे जरूर पेश किए जाते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों पर धरातल पर इम्प्लीमेंट उनका नहीं हो पाता है, वो कमियां रह जाती हैं और उसके चलते कह सकते हैं कि हर बार एक नया परेशानी के रूप में ये जो भूस्खलन वाले जो जोन हैं वो यहाँ पर सामने आ पाते हैं। इसके अलावा अगर दूसरे क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं, जिस प्रकार से नदी किनारे जो पुस्ते तय समय पर लगने चाहिए थे, जिससे राहत बचाव ये कह सकते हैं कि नदियों के जो भूत कटान वाले हैं वो क्षेत्र बचे रह सकते हैं, लोगों को परेशानियां ना हो या आबादी वाले क्षेत्रों में नदियों का पानी ना घुस सके। वहाँ पर भी ये कह सकते हैं कि सिंचाई विभाग उन पुस्तों को कराने में सही समय पर पूरा करने में नाकाम साबित हुआ है। पिछले 5 सालों की अगर हम बात करते हैं तो 400 से ज़्यादा ऐसे परियोजनाएं या कार्य सिंचाई विभाग के अधीन थे, जिन्हें नदियों में बाढ़ सुरक्षा के काम करने थे, बाढ़ सुरक्षा को लेकर पुस्ते लगाने थे। उसमें से 200 से ज़्यादा काम अभी भी अधूरे यहाँ पर लटके हुए नजर आ रहे हैं और ये वो तस्दीक है कि अगर सरकार अब भी समय रहते नहीं चेतती है तो आने वाले दिनों में जनता की परेशानी और बढ़ सकती है, सरकार की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द ही हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर देवप्रयाग में एसडीआरएफ उत्तराखंड ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। दरअसल देर रात गुल्लर से शिवपुरी के बीच एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में जा गिरा, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई और घटनाग्रस्त हुई स्कॉर्पियो में 4 लोग सवार थे, जो केदारनाथ के दर्शन करने के बाद वापस ऋषिकेश की ओर जा रहे थे। गुल्लर के आगे ही पहुंचकर वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा, जिससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई है, जिसके बाद मुश्किल हालातों में अंधेरे में 50 मीटर गहरी खाई में उतरकर 3 लोगों का रेस्क्यू कर मुख्य मार्ग तक पहुंचाकर 108 के जरिए अस्पताल भेजा गया। वहीं देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने फिर खोला मोर्चा। सहकारिता मंत्री के खिलाफ हरीश रावत का मोर्चा। सोशल मीडिया पोस्ट लिखकर जताई थी नाराजगी। किसानों को यूरिया ना मिलने से नाराज राज्य पूर्व सीएम जो है हरीश रावत मंत्री के घर के बाहर उपवास करेंगे। तो इससे पहले उन्होंने ट्वीट किया था, सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि किसानों को यूरिया और खाद नहीं मिल पा रहा है, जिससे उन्होंने नाराजगी भी जताई थी और साथ ही कहा था कि अगर इसी तरह किसान परेशान रहेंगे तो वो मंत्री के घर के बाहर उपवास करेंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने फिर मोर्चा खोल लिया है। सहकारिता मंत्री के खिलाफ हरीश रावत ने मोर्चा खोला है। सोशल मीडिया में पोस्ट लिखकर उन्होंने अपनी नाराजगी भी जताई थी, लेकिन बावजूद इसके भी कुछ नहीं हो पाया। वहीं उधम सिंह नगर के किच्छा सितारगंज हाईवे रोड पर आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने सेंट पीटर्स स्कूल की बस को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बस का पिछला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और 6 बच्चे बुरी तरीके से इसमें घायल भी हो गए। यह घटना सुबह 6:30 बजे की बताई जा रही है। जिन्होंने ये घटना को देखा उन्होंने बताया कि स्कूल बस अपने सही ट्रैक में जा रही थी और पीछे से
अनियंत्रित ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में गनीमत ये रही कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय स्कूल बस 20 से ज्यादा छोटे बच्चे उसमें बैठे हुए थे, जिनमें से 6 को चोट लगी है। बाकी सब बच्चे सुरक्षित हैं, जिसमें 3 बच्चों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है, जहां पर तीनों का पैर फ्रैक्चर बताया जा रहा है और तीनों बच्चों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। स्कूल किच्छा की बस बरहा से और पीछे से बच्चों को लेकर आती है और वो सिरसा के पास थी। जब हम लोग पहुंचे तो हमने देखा सिरसा के पास से लगता है उसमें पीछे से ट्रक ने मारा हुआ है। पीछे से बहुत ज़्यादा डैमेज है बस, और ट्रक की लापरवाही दिखती है। बच्चों को चोट आई है, काफ़ी 5-6 बच्चों को चोट आई है और 2 बच्चे यहाँ पोटेला हॉस्पिटल में हैं, एक अग्रवाल में है और 2 सरकारी अस्पताल में वहाँ किच्छा में गए हैं। तो तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कितनी भीषण ये टक्कर हुई होगी। पूरे बस के आप देख सकते हैं पीछे से एकदम परखच्चे उड़ गए हैं। आप देख सकते हैं कि घायल जो बच्चे हैं उनके पैरों में फ्रैक्चर हुआ है, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो तेज रफ्तार का ट्रक पीछे से आया, स्कूल बस के में उसने टक्कर मारी, जिससे मासूम बच्चों को चोट लगी और उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। तो काफी बड़ा यह हादसा था, काफी बड़ी यह घटना थी। तो किच्छा में तेज रफ्तार का कहर। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।